जय हिंद साथियों। तो आज है हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें हम देखेंगे हिंदी के टॉप 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो इस वीडियो को खत्म करके ही जाएं और हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए देखते हैं आप इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो शुरू करेंगे हम अपनी आज की क्लास और देखेंगे अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, मक्खन का तत्सम शब्द है। तो साथियों आपसे मक्खन का तत्सम शब्द पूछा गया है। पहले समझ लेते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। साथियों संस्कृत के कुछ शब्द हिंदी में जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो मक्खन का तत्सम शब्द होगा साथियों मिर्चण। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 आज की क्लास का। यह रहा आपकी स्क्रीन पर। अपमान में उपसर्ग है। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अप। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। तो साथियों अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पवृष्टि, लघु वृष्टि, अनावृष्टि या फिर न्यून वृष्टि? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा साथियों अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होगा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 आज की क्लास का। यह रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण हमें बताना है इन चारों शब्दों में से। तो साथियों क्रिया विशेषण होता क्या है? साथियों विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसको क्या कहते हैं? उसको हम विशेषण कहते हैं। लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उनको कहते हैं क्रिया विशेषण। तो इनमें से साथियों आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए तेज। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों चलना एक क्रिया है। चलना क्या है? एक क्रिया है। तो वह तेज चल रहा है। तो यहां पर क्रिया की भी विशेषता बताई जा रही है कि चल कैसा रहा है? तेज चल रहा है। तो इसका मतलब तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। तो आई थिंक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 आज की क्लास का। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है घास, आय, व्यय या फिर नहर। इन चारों शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है उसकी हमें पहचान करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा साथियों पुल्लिंग शब्द है व्यय। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। तो सभी साथियों से एक निवेदन है कि जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, देवर का तत्सम रूप है। देवर का तत्सम रूप कौन सा होगा? द्विवर, द्वितीयवर, दुवर या फिर दु? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए द्विवर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्याय नहीं है? साथियों 4 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से एक शब्द ऐसा है जो अमृत का पर्यायवाची नहीं है, उसी की हमें पहचान करनी है। तो सुधा अमृत को कहते हैं, अमी भी अमृत को कहते हैं, मधु भी अमृत को कहते हैं, रसालय, रसालय माने साथियों होता है आम। रसालय माने क्या होता है? आम होता है, जो कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पंकज में कौन सा समास है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। पंकज में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व? तो साथियों पंकज में होगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। अयोगवाहक कहा जाता है। अयोगवाहक किसको कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, अल्प प्राण को या फिर महाप्राण व्यंजनों को? तो साथियों अयोगवाहक कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवाहक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुस्वार क्या होता है साथियों? अनुस्वार आप ऊपर एक बिंदा लगा हुआ देखेंगे, क्या के ऊपर बिंदा, जैसे कंबल, कंबल हो गया। तो ये जो होता है ये अनुस्वार होता है। ये क्या होता है? अनुस्वार होता है। और विसर्ग, विसर्ग ये होते हैं। साथियों आपने स्वर में देखा होगा ए, ई, उ, रि, इन सभी के बाद लास्ट में अंग और अह आता है। क्या आता है? अंग और अह। तो साथियों इनमें से जो अंग होता है ये अनुस्वार है और जो अह होता है ये विसर्ग है। ये दोनों ही अयोगवाह हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 आज की क्लास का। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भयानक, वीर, करुण या फिर रोध रस? तो साथियों इन पंक्तियों में है भयानक रस। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों आपसे रस का स्थायी भाव और पूछा जाता है, तो इन सभी के स्थायी भाव देख लेंगे एक एक करके। तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है वह, वीर रस का स्थायी भाव होता है साथियों उत्साह। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। करुण रस की बात करें तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। रौद्र रस की बात करें तो साथियों रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। तो इन सभी के स्थायी भाव भी आपको याद रखने हैं। साथ में एक क्वेश्चन आपके यहां से यह बन सकता है कि रसों का राजा किसे कहा जाता है, रस राज किसे कहा जाता है। तो साथियों श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। तो ये सभी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। से एक चिन्ह दे रखा है आपको, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है। ये जो कारक चिन्ह है से किस विभक्ति के लिए और किस कारक के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो संप्रदान कारक के लिए, कर्म कारक के लिए, कर्ण कारक के लिए या फिर कर्ता कारक के लिए। तो साथियों जैसे मैंने आपको पिछले हिंदी के प्रैक्टिस सेट में बताया था कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ण पर से आया है, तो ये यूज होता है साथियों कर्ण कारक के लिए। जो से विभक्ति चिन्ह है ये कर्ण कारक के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। उसने नहाकर भोजन किया, तो ये जो नहाकर शब्द है यह किस क्रिया का उदाहरण है। द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा साथियों पूर्वकालिक क्रिया। नहाकर भोजन किया, भोजन से पहले पूर्व में क्या किया है, नहाया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सूफी संतों की शैली है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। सूफी संतों की शैली आपसे पूछी गई है, गजल, मसनवी, तर्जुमा या मरसिया। तो साथियों सूफी संतों की शैली थी मसनवी। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन का पर्यायवाची पूछा गया है, वन, विहिप, इनमें से कोई नहीं या फिर पुष्प। तो साथियों कानन कहते हैं जंगल को, कानन किसको कहते हैं, जंगल को, और उसमें से एक वन भी इसका पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो जंगल या वन ये कहते हैं कानन को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हिंदी का पहला पत्र है, एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बनारस अखबार, इतिहास तिमिरनाशक, हरिश्चंद्र मैगजीन या फिर उद्दंत मारदंड। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा, जो हिंदी का पहला पत्र था वो था उद्दंत मारदंड। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16, सुई का तत्सम रूप है। सुई का तत्सम रूप आपसे पूछा गया है, सलाई, सूची, सूची या फिर सुज्जा। तो साथियों सुई का तत्सम रूप है सूची। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाले दुख को हम क्या कहते हैं, आदिदैहिक, आदिभौतिक, आत्मघाती या फिर आधिदैविक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा, इसको कहेंगे हम आदिभौतिक। जीवों द्वारा होने वाले दुख को आदिभौतिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, बड़े काम छुपाकर नहीं किए जा सकते, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। तो नीचे वाले ऑप्शन हमारे सेम हो गए हैं, गलती से टाइप हो गए हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, बड़े काम छुपाकर नहीं किए जा सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19, कायर की भाववाचक संज्ञा क्या है। कायरपन, कायर तत्व, कायरता या फिर अकायरता। तो कायर की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। इसका राइट आंसर होगा साथियों कायरता, क्योंकि कायरता शब्द में कायरता का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो यही हमारी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 20, अपना मतलब निकालने वाला, इसके लिए उचित शब्द क्या है। स्वार्थपरक, स्वार्थपरता, कुटिल या फिर स्वार्थी। तो साथियों अपना मतलब निकालने वाले को क्या कहेंगे, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में टाइप करके बताना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप कमेंट में टाइप कर दीजिए।
तो साथियों ये थे हमारे आज की क्लास के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी साथी अंत तक बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दें। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।